हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So next जो हमको टॉपिक पढ़ना है that is related to dimensions of organization structure. तो रॉबिन्स जो है, रॉबिन्स हैज़ आइडेंटिफाइड 3 dimensions of organization structure. तो रॉबिन्स ने 3 dimensions आइडेंटिफाई किए हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। 3 तरीके के dimensions होते हैं। कौन कौन से हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जो पहला डायमेंशन है दैट इज फॉर्मलाइजेशन, जो सेकेंड डायमेंशन है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड द थर्ड डायमेंशन इज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 3 तरीके के डायमेंशंस होते हैं, फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी। तो इन तीनों को हम एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहला डायमेंशन है दैट इज फॉर्मलाइजेशन। Formalization refers to the extent to which all the activities, rules, procedures, instruction, etc. are specified and written. यानी कि यहाँ पे फॉर्मल हो जाता है सब कुछ। कोई भी चीज़ फॉर्मल कब रहती है? फॉर्मल तब वो हो जाती है जब सब कुछ रिटर्न हो जाता है। ठीक है, जब सब कुछ आपको सारे एक्टिविटीज़ जो करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो स्पेसिफिकली आपको लिख के दिया गया है, सारे रूल्स पॉलिसीज सब कुछ जो है जब वो रिटर्न होगा तब वी विल से दैट एवरीथिंग इज फॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तो सारे एक्टिविटीज, सारे जो रूल्स, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें जो है आपको स्पेसिफिकली आपको ये रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सो this primarily means that the degree to which all the activities of the organization are standardized. यानी कि जितने भी आपके एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी टास्क आपको डेलीगेट करता है आपका मैनेजर, आपको वो टास्क सारे करने होते हैं बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड सेट। ऑलरेडी जो है आपके सामने बेंचमार्क सेट होगा, ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड्स आपके सामने सेट होंगे कि इस काम को आपको इस तरीके से करना है और इतना आउटपुट आपको देना ही पड़ेगा। तो और ये सब जो होता है स्पेसिफिकली रिटर्न होता है। ठीक है, सब कुछ जो है लिखा रहता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है फॉर्मलाइजेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी? हाई डिवीजन ऑफ लेबर होगा, स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, हाई लेवल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो डिग्री है वो हाई रहेगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो हाई रहेगा। ये सब जब हाई रहेगा तो हम बोलेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है फॉर्मलाइजेशन भाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न, नियम, कानून जो है बहुत ज़्यादा चलता है। ये है इसका सीधा सीधा मतलब। अब इसके फायदे क्या है? फॉर्मलाइजेशन के कुछ फायदे होते हैं। पहला फायदा यही है कि सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, तो कोई कहीं पे भी वेरिएबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स को पहले ही बता रखा है कि भाई आपको ये एक्टिविटीज़ करना है, इतना आउटपुट करना है, ये आपको सामान मिलेगा, इस सामान से आपको ये टास्क करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके सारे एक्टिविटी स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएंगे, कहीं भी कोई भी जो है भूल चूक आपसे नहीं होगा। जो सेकेंड थिंग है दैट इज इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। ऑल द एक्टिविटीज आर डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड विच फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ऑलरेडी एवरीथिंग इज प्री रिटन, सब कुछ जो है पहले से ही रिटन है, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इस केस में फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज देयर इज लेस स्कोप ऑफ डिस्क्रेशन। ठीक है, पर्सनल डिस्क्रेशन का ज़्यादा स्कोप यहाँ पे नहीं रहता, क्योंकि सारे डिसीजन जो होते हैं, डिसीजन मेकिंग में आप देखोगे कि पर्सनल डिस्क्रिशन आता है, बट क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड है, हमें पता है कि यहाँ ये गड़बड़ होगा तो हमको ये करना है, क्योंकि हर एवरीथिंग इज रिटन ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्योंकि हमें सिंपल रूल्स को ही फॉलो करना है, तो यहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग में भी आपको ज़्यादा पर्सनल डिस्क्रिशन जो है, यहाँ भेदभाव किसी भी टाइप का आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट आर रिड्यूस। जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि भूल चूक, गलती वलती तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले से ही एवरीथिंग इज रिटन, तो आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आपका कम होगा।
द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट इज रिड्यूस। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सब जो है रिड्यूस हो जाएंगे। जो भी एम्बिग्विटी है, जो भी अगर कोई भी शंका हो हमारे सबॉर्डिनेट्स के दिमाग में कि भाई हमें इस काम को कैसे करना है, उसको किसी से पूछने पाछने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज रिटन। वो सिंपल सर्कुलर्स होंगे, सिंपल जो टास्क होंगे, सब कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहता है यहाँ पे। वो सिंपल पढ़ के उसको जस्ट उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी भी तरीके का डाउट अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के दिमाग में है, वो सारा यहाँ पे रिमूव हो जाता है, क्योंकि एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड एंड एवरीथिंग इज रिटन, ठीक है। रिटन रूल्स ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। बट फॉर्मलाइजेशन के एक दो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। नेगेटिव एस्पेक्ट एक तो ये है कि यहाँ पे जो है आपका क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही दिमाग में बना रखा है भाई ये काम जो है ऐसे ही होगा, और उसको उसने लिख भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रिएटिव तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय कुछ करना चाहे तो वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे जो है वो कम ही रहता है। और ऑर्गेनाइजेशन को अगर रूल्स चेंज करिए, रिटर्न रूल्स ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है। अब इन रूल्स को अगर उसको चेंज करना है तो चेंज करना भी आसान नहीं है। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज द रूल्स। और इसके चलते क्या हो जाएगा, इसके चलते कभी कभार जो है ग्रेट रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा बाय द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जो है बोलेगा भाई हम क्यों ऐसा करें, भाई इससे एफिशिएंट तरीके से तो हम कर सकते हैं, हम अपना दिमाग लगाएंगे, अगर हम अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे तो हम और एफिशिएंट तरीके से करेंगे। बट ये कोई नहीं सुनेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं सुनेगा, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि भाई हमने जो है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जो भी रूल्स है आपको यही फॉलो करना है, आपको इसी तरीके से काम करना है, यही आपका स्टैंडर्ड है, यही आपको आउटपुट देना है। तो इन सब के चलते क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को गुस्सा आएगा, कभी कभार एम्प्लॉय जो है रिएक्ट कर जाएगा। तो एक तरीके से जो रूल्स के खिलाफ जो है आपको रेसिस्टेंस कभी कभार देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कहानी फॉर्मलाइजेशन का। फॉर्मलाइजेशन क्या है, जहाँ पे सब कुछ जो है एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड एंड देयर इज रिटन रूल्स जो है वो भी एकदम स्पेसिफिकली आपको पता होगा, प्रोसीजर्स इंस्ट्रक्शन जो है स्पेसिफाइड होंगे और एवरीथिंग विल बी रिटन। तो जो सेकंड हमारा डायमेंशन है दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रलाइजेशन। यहाँ वर्ड ही है सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि सारे डिसीजन जो है वो कौन लेगा, हमारा टॉप मैनेजमेंट लेगा, ठीक है। तो जो भी हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो सारे डिसीजन मेकिंग करता है, और जो मिडिल और नीचे वाले लोग होते हैं, मिडिल वालों का काम ये होता है कि बस उनको किसी तरह इम्प्लीमेंट कराना फ्रॉम द लोअर लेवल, ठीक है। तो टॉप लेवल जो है वो सारा डिसीजन मेकिंग करेगा, और जो नीचे वाला लेवल है उसके नीचे वाला लेवल का काम होगा उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या रहता है, टॉप मैनेजमेंट मेक्स ऑल द डिसीजंस एंड मिडिल एंड लोअर मैनेजर्स मियरली इम्प्लीमेंट द डिसीजंस दैट इज टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्सट्रीम केसेस में, ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर सारे डिसीजन जो है हमारा सेंट्रली टॉप लेवल पे ही लिया जाता है तो दैट इज एक्सट्रीम केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सारे लेवल को दे देते हैं। अगर हमने बोला कि मिडिल लेवल भाई तुम भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, लोअर लेवल को बोला भाई तुम भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, तो इस केस में हमने क्या कर दिया, हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी क्या सीखा, जब टॉप मैनेजमेंट खाली सारे डिसीजन लेता है दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। जब जो है डिसीजन मेकिंग बीच के लेवल और जो लोअर लेवल है वो भी कर सकते हैं दैट विल बी नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, पहला सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे हेनरी फ्योल आते हैं। हेनरी फ्योल आपको याद होगा, हेनरी फ्योल ने हमको 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। सो उनमें से एक प्रिंसिपल जो है इट इज रिलेटेड टू सेंट्रलाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से क्या है कि डिक्रीजिंग द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइजेशन। ऑब्वियसली जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, आपके अंडर जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उन सबॉर्डिनेट्स का डिसीजन मेकिंग का पावर जो है जब आप छीन लोगे तो क्या होगा, दैट विल बी अ केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन।
और इसका ऑपोजिट क्या है, जब आप इनको डिसीजन मेकिंग करने दोगे, इन सबऑर्डिनेट्स को जब आप डिसीजन मेकिंग करने दोगे, दैट विल बी अ केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सो फेयोल का ये मानना था कि मैनेजर को जो है वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट शुड लाई इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजर ओनली। ठीक है, मैनेजर ही फाइनल डिसीजन लेगा, बट थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग जो है आपको सबऑर्डिनेट्स को देना पड़ेगा। अगर दोगे तो क्या होगा, आपका जो जॉब है वो प्रॉपर तरीके से होगा, ऐसा फेयोल का मानना था। ठीक है, कि सारे जो है डिसीजन मेकिंग मैनेजर ही ना करके कुछ जो डिसीजंस है वो सबऑर्डिनेट को भी लेने दें, ताकि जो है हमारा काम जो है अच्छे से हो जाए। सो ये मानना था हेनरी फेयोल का। अब सेंट्रलाइजेशन जो है कहाँ वैलिड है, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप सेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल करते हो, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होगा, जब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सेंट्रलाइजेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बट अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही डिफरेंट तरीके के वो प्रोडक्ट्स में डील करता है, प्रोडक्ट जो है उसका डिफरेंट टाइप्स का है, उसके बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं, अब ऐसे केस में जो है आपका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो आपके लिए सारा डिसीजन नहीं ले पाता। आपको जो है इंडिविजुअल इन लोगों को, आपके जो यूनिट्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग जो है करने का पावर आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे इफ़ यू आर अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो प्रॉपर एफिशिएंटली अगर आपको काम करवाना है तो आपको जो डिसीजन मेकिंग है सेंटर से मूव करके ऑपरेटिंग लेवल पे आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप जो है एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हो। ठीक है, सो लार्जर द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द मोर अर्जेंट इज द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा तो आप सेंट्रलाइजेशन से काम चला सकते हो। ठीक है, आपका सीईओ आपके लिए सारे डिसीजन लेगा, A to Z सारे डिसीजन लेगा, ये सब चीजें जो है छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगी। बट जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लार्ज हो जाता है तो उस केस में जो है आप सेंट्रलाइजेशन से सरवाइव नहीं कर पाओगे। आप इतने सारे डिसीजन क्योंकि कोई ले ही नहीं पाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे इस केस में डिसेंट्रलाइजेशन का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, सिस्टमैटिक एफर्ट होता है टू डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। तो कुछ ऐसे मेन चीजें होती हैं जो कि बस सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल पॉइंट जो होता है हमारा, यानी कि जो हमारा हेड ऑफिस वगैरह होता है वो ही डिसीजन ले सकता है। बट उनके अलावा जो भी चीज़ें होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, वो सेपरेट बिजनेस यूनिट को हम लेने देते हैं, एंड दिस विल बी अ केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने यहाँ पे लोवेस्ट लेवल जो है, सबके सब लोवेस्ट लेवल को हमने ये अथॉरिटी दे दी है कि भाई तुम भी जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग आर डिस्पर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। सो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हम ये पावर देते हैं कि भाई आप लोग भी जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। So the essence of decentralization is the transference of authority from a higher level to a lower level। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो अथॉरिटी का ट्रांसफर है, अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल किस तरीके से ट्रांसफर हुआ। पहले जो सेंट्रलाइजेशन में खाली टॉप लेवल ही डिसीजन लेता था, बट यहाँ पे हमारा जो मिडिल लेवल है और जो लोअर लेवल है ये भी हमारा क्या ले सकते हैं, ये भी हमारा डिसीजंस जो है ले सकते हैं। ठीक है, सो This is a fundamental principle of democratic management where each individual is respected for his inherent worth and constitution। तो एक तरीके से जो है थिंकर्स और ऑथर्स इन सब ने ये माना है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक तरीके से काफ़ी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पे हम हर इंडिविजुअल को जो है भाव देते हैं, हर इंडिविजुअल जो चाहता है, उसका डिसीजन मेकिंग है, उसकी सोच जो है, उसकी क्रिएटिविटी जो है, उन सबको जो है हम थोड़ा सा वैल्यू देते हैं, ऐसा मानना है काफ़ी सारे लोगों का। ठीक है, सो ये सेकेंड हमने डायमेंशन देखा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेकेंड डायमेंशन क्या था, इट वाज रिलेटेड टू सेंट्रलाइजेशन, कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन लेता है। अगर हमारा डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल लेता है तो वी विल कॉल इट एज सेंट्रलाइजेशन। अगर डिसीजन मेकिंग जो है हमने लोअर लेवल को डेलीगेट कर दिया कि भाई तुम भी डिसीजन लो कल से, तो दैट विल बी अ केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लार्ज है, ठीक है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन
में आप सेंट्रलाइजेशन को यूज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, ठीक है। सो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा देन यू विल यूज सेंट्रलाइजेशन, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होगा देन यू विल यूज डिसेंट्रलाइजेशन। थर्ड आपका डायमेंशन है दैट इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इट रिफर्स टू द डिफरेंसेस अमंग द जॉब्स एंड यूनिट। जो हमारे जॉब है, जो हमारा यूनिट है, उसके बेसिस पे जो है कितना कॉम्प्लेक्स हमारा काम हो जाता है, इन सबको मैनेज करना कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जॉब and on the basis of unit that is defined as, that we call it as complexities, ठीक है। So it refers to the degree of differentiation that exists within an organization। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंशिएशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने ज़्यादा जॉब्स होंगे, जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे, उतना ही हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। याद रखना, जितना ज़्यादा जॉब बढ़ेगा, जितना ज़्यादा यूनिट बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपका इंक्रीज होगा। बस ये चीज़ याद रखना। अभी हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो है 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला टाइप है हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, जो सेकंड है दैट इज वर्टिकल डिफरेंशिएशन एंड द थर्ड वन इज स्पेशियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिटी में आपको याद रखना, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन 3 तरीके के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, वर्टिकल डिफरेंशिएशन एंड द थर्ड वन इज स्पेशियल डिफरेंशिएशन। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स एट द सेम लेवल, यानी कि सेम लेवल में कितने आपके यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं आपके पास सेम लेवल में। सेम लेवल यहाँ पे जब होगा, मतलब कि यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड स्किल जो है वो ऑलमोस्ट एक ही तरह का होगा, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट इफ द नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच रिक्वायर मोर स्पेशलाइज्ड स्किल द ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। तो अगर यहाँ पे स्किल्स जो है, अगर आपको थोड़ा और चाहिए, डिफरेंट तरीके का अगर आपको स्किल चाहिए होगा, तो क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट यूनिट्स होंगे जो कि सेम लेवल पे होंगे, बट स्किल्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, ठीक है। हमारे जॉब में किस तरीके का स्किल चाहिए, यहाँ पे एक अलग टाइप का स्किल चाहिए, यहाँ पे अलग टाइप का स्किल चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, अगर आपको ज़्यादा स्किल चाहिए होगा, 1-2 स्किल चाहिए होगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। बट आपको 3-4 बहुत डिफरेंट तरीके का स्किल चाहिए होगा कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो आपका जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड केस है रिलेटेड टू वर्टिकल डिफरेंशिएशन। वर्टिकल डिफरेंशिएशन जो है हमारा डेप्थ दिखाता है, इट रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ ऑफ द हिरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल यानी कि ऐसे होगा, आपका जो है एक हिरार्की रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगी, जब आपका सिंपल एक होगा, अब इसको जो है मैनेज करना बहुत आसान है, बट जैसे जैसे आपका हिरार्की जो है बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका वर्टिकल लेवल्स में जो है बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा, आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट इंक्रीज इन हिरारिकल लेवल एनहांसेस द कॉम्प्लेक्सिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी यूनिट्स आपने बना रखे हैं, इन लोगों के बीच में जो है आपको कोऑर्डिनेशन करना होगा, आपको जो है कम्युनिकेशन करना होगा, ये सब करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब वर्टिकल डिफरेंशिएशन में जो है आपके हिरारिकल लेवल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तीसरा है, सो दीज वे रिलेटेड टू आवर जॉब्स, ठीक है। अब अगर हम स्पेशियल डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ पे यूनिट का आ जाता है, यानी कि स्पेशियल डिफरेंशिएशन, यानी कि हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन, आज का जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो इंडिया में जो है एक ही जगह पे काम नहीं करता है। इट इज़ लोकेटेड इन वेरियस जोन्स, है ना। नॉर्थ जोन अलग होगा, साउथ जोन अलग होगा, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, ऐसे करके डिफरेंट जोन्स में जो है हर चीज़ बटा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका कहीं है, उसका प्रोडक्शन यूनिट कहीं है, मतलब कि उसका जो है पैन इंडिया, ऑल इंडिया में उसका कस्टमर बेस है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में क्योंकि लोकेशन जो है डिफरेंट जगह पे है, लोग जो है इनका जो पर्सनल है वो डिफरेंट जगह पे लोकेटेड है ना, तो ऐसे केसेस में
आपका स्पेशियल डिफरेंशिएशन आ जाता है। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा आपका लोकेशन होगा, ऑल ओवर इंडिया में जितना ज़्यादा आपका लोकेशन होगा, उतना ज़्यादा जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप खाली दिल्ली में बेस्ड हो, फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऑर्गेनाइजेशन और आप खाली दिल्ली में बेस्ड हो, तो आपका जो है जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम रहेगा, क्योंकि आपको एक ही लोकेशन को मैनेज करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया है, आपका HR हो गया, फाइनेंस हो गया, सारे के सारे जो है सेल्स हो गए, सब जो मार्केटिंग वाले सारे एक ही जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, बट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि आपका जो है एक यूनिट है दिल्ली में, दूसरा यूनिट है मुंबई में, तीसरा यूनिट है आपका कहीं पे भी ले लो तमिलनाडु में, चौथा यूनिट कहीं और है बेंगलोर में। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इन सबको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ गया। तो हमारा ये डायमेंशन है विच इज रिलेटेड टू डिफरेंसेस, विच इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू जॉब एंड यूनिट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जॉब एज वेल एज यूनिट, इनके बेसिस पे कितना है, कितना डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन से ही हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। इट कुड बी इधर हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, इट कुड बी वर्टिकल डिफरेंशिएशन या स्पेशल डिफरेंशिएशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन में अगर एक ही लेवल पे है, बट अगर आपको ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। वर्टिकल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, तो वर्टिकल डिफरेंशिएशन में क्या हमने देखा कि जितना ज्यादा आपका जो है हिरार्की बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा आपका जो है कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। और स्पेशियल वाले में हमने क्या देखा कि जितना ज़्यादा एरिया में, जितना ज़्यादा स्टेट्स में, जितना ज़्यादा डिफरेंट लोकेशन में आपने अपने बिजनेस चला रहे हो, जितना ज़्यादा लोकेशन होगा उतना ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये है आपका तीसरा डायमेंशन विच इज नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी। तो डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने तीन तरीके के डायमेंशन देखे। पहला हमने देखा फॉर्मलाइजेशन का। फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि डिग्री टू, इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑल द एक्टिविटीज जो है सब कुछ रिटर्न है, रूल्स वगैरह, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर सब कुछ स्पेसिफिकली रिटर्न है कि नहीं। ठीक है, अगर रिटर्न होगा दैट विल बी नोन एज फॉर्मलाइजेशन। सेकंड हमने देखा सेंट्रलाइजेशन के बारे में। सेंट्रलाइजेशन यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन करता है भाई ऑर्गेनाइजेशन में। अगर टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन लेगा तो दैट विल बी नोन एज सेंट्रलाइजेशन। और अगर जो है हम अथॉरिटी दे देते हैं अपने लोअर लेवल, अपने मिडिल लेवल वालों को कि भाई कल से तुम भी डिसीजन मेकिंग करो, सो दैट विल बी अ केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन चल जाता है, बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन से आप काम नहीं चला सकते। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यू विल नीड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड थर्ड हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से डिफरेंस रहता है, डिफरेंशिएशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके का रहता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन कितना रहता है, उसी से हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उस पर डिपेंड करता है। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.